अमेरिका और ईरान की बात सबसे पहले, क्योंकि तनाव एक बार फिर से समंदर में टकराव की शक्ल लेता दिखाई दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में दोनों देशों ने एक दूसरे पर उकसावे वाली कार्रवाई के आरोप लगाए। ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन को मार गिराया और जवाबी कार्रवाई में रडार ठिकानों को टारगेट किया। इस घटनाक्रम को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में हुई गतिविधियों ने एक बार फिर से पश्चिमी एशिया में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है, एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में है। ईरान की अर्धसरकारी मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी बलों ने क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों में हलचल देखने के बाद चेतावनी के तौर पर कई राउंड फायरिंग की। ईरान का दावा है कि गोलीबारी लारक द्वीप के पास समुद्री क्षेत्र में की गई और इसका उद्देश्य केवल चेतावनी देना था। दूसरी ओर अमेरिका का दावा पूरी तरीके से अलग है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दिशा में कई ड्रोन भेजे थे, जिन्हें अमेरिकी सेना ने मारा। बात करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया और कहा कि इन ड्रोन से क्षेत्रीय समुद्री यातायात को खतरा पैदा हो रहा था और इसी कारण आत्मरक्षा में कार्रवाई हुई। अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया है कि ड्रोन को नष्ट करने के बाद ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित तटीय निगरानी रडार ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कदम आगे संभावित हमलों को रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास और आसपास के क्षेत्रों में अमेरिकी हमलों के दावों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। इस पूरे घटनाक्रम ने उस समय और अधिक गंभीर रूप ले लिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान और आया। ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के पास अब केवल 21 से 22% मिसाइल क्षमता ही शेष बची है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन इस बयान ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने, तनाव को कम करने की चर्चाएं पहले से चल रही थी, लेकिन हालिया घटनाओं ने शांति प्रयासों पर सवाल खड़े किए। बात करें तो इसी सप्ताह ईरानी ड्रोन से जुड़े एक हमले में कुवैत के प्रमुख हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल को नुकसान पहुंचाने की खबरें भी सामने आई थी। हॉर्मुज में एक बार फिर से अमेरिका ईरान आमने सामने आ गए। ड्रोन, गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई, ये सब कुछ दिखाई दिया। इस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया जब आई, उसमें कहा गया कि ईरान की मिसाइलें कमजोर साबित हुई हैं। युद्ध विराम पर संकट जो है वो मंडराने लगा है इस गतिविधि के बाद से। अमेरिका के यूरोप से हाथ खींचने के बाद वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ये खबर क्या है, समझिए। ईरान युद्ध में साथ न देने की सजा के तौर पर ट्रंप प्रशासन ने जर्मनी को टॉम हॉक मिसाइल बेचने की डील जो थी उसको रद्द किया। यूरोप में दहशत इससे फैल गई। रूस की आरक्षित मिसाइलों के खतरे के बीच यूरोप अब अपनी रक्षा के लिए यूक्रेन को अरबों के ड्रोन देकर रूस को उलझाने की नई रणनीति अपना रहा है। यूक्रेन युद्ध को 4 साल से अधिक का समय बीत चुका है, ये आप जानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया है। इस दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन दिया, जबकि अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन जर्मनी को लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें उपलब्ध कराने की योजना पर पुनर्विचार कर रहा था। ये वही योजना है जिस पर पूर्व प्रशासन के दौरान सहमति भी बनी थी। अगर ये फैसला लागू हो जाता था तो यूरोप की रक्षा तैयारियों को बड़ा झटका भी लग सकता है। इस बीच रूस लगातार अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहा है। विशेष रूप से रूस की आरक्षित मिसाइल प्रणाली को लेकर यूरोपीय देशों में चिंता है। यूरोप का आशंका है कि भविष्य में रूस अपनी लंबी दूरी की क्षमताओं का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर सकता है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य समर्थन में किसी भी कमी को यूरोपीय सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यूरोप ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। कई यूरोपीय देश यूक्रेन को अरबों यूरो की सहायता और बड़ी संख्या में ड्रोन उपलब्ध करा रहे हैं। इसका उद्देश्य रूस को लंबे समय तक युद्ध में उलझाए रखना और यूक्रेन की रक्षा क्षमता को मजबूत करना है। नाटो के भविष्य को लेकर भी बहस तेज होती जा रही है। दशकों तक अमेरिकी नाटो की सैन्य शक्ति का मुख्य आधार रहा है, लेकिन यदि वॉशिंगटन यूरोप में अपनी सैन्य प्रतिबद्धताओं को सीमित करता है तो यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक संसाधन, स्वतंत्र सैन्य क्षमता विकसित करनी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह रुख केवल सैन्य रणनीति नहीं बल्कि व्यापक भू राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा है।
वहीं यूरोप के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि यदि भविष्य में अमेरिका समर्थन कम होता है अमेरिका का, तो क्या वो रूस जैसी सैन्य शक्ति के सामने अकेले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका, रूस और यूरोप के बदलते रिश्तों पर टिकी हुई हैं। अमेरिका के फैसले से यूरोप में जो चिंता बढ़ी है उसी को समाहित करती है खबर है। जर्मनी के टॉमहॉक डील पर संकट के बादल बड़े पैमाने पर मंडरा रहे। मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े सैन्य तनाव की ओर बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव फिर से बढ़ रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को बेहद संवेदनशील आप मान सकते हैं। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और मिसाइलें दागने का दावा किया। इस घटनाक्रम ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरान के तटीय क्षेत्रों में सिरिक और केशम द्वीप पर अमेरिकी हमलों के बाद तनाव एकदम से बढ़ा है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है सेंटकॉम, उनके तरफ से दावा भी किया गया। उसने ईरान के कोस्टल सर्विलांस रडार ठिकानों पर कार्रवाई की है जो क्षेत्रीय समुद्री मार्गों के लिए खतरा बने ड्रोन हमलों के जवाब में। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल हमलों की पुष्टि की। IRGC ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 6 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब गिरा दिया, जबकि एक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल भी रही है। कुवैत की सेना ने बयान जारी कर कहा है कि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली लगातार सक्रिय है और किसी भी मिसाइल या ड्रोन खतरों को रोकने के लिए काम कर रही है। वहीं बहरीन में एयर सायरन बजाए गए, नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया है कि बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट के मुख्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सेंटकॉम ने बयान में कहा है कि अमेरिकी सैन्यकर्मी सुरक्षित हैं और ईरान के दावे गलत हैं। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद करने की चेतावनी दी, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर गंभीर असर की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति और बिगड़ती है तो ये टकराव वैश्विक आर्थिक संकट का कारण आने वाले दिनों में बन सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आमने सामने बातचीत के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि फिलहाल दोनों नेताओं की सीधी मुलाकात का कोई औचित्य नहीं बनता है। दरअसल एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुला पत्र लिखा था, ओपन लेटर, पुतिन के नाम, और लेटर उनको प्राप्त हुआ। इस पत्र में उन्होंने युद्ध समाप्त करने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत की अपील की थी। जेलेंस्की ने लिखा था कि अब समय आ गया है कि दोनों देश इस युद्ध से बाहर निकले, रास्ता तलाशे। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूस के प्रमुख आर्थिक मंच के दौरान पुतिन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की का पत्र उन्हें ईमानदार नहीं लगा, उसमें कुछ टिप्पणियां असभ्य थीं। पुतिन ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल ऐसी मुलाकात का कोई मतलब बनता नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पहले विशेषज्ञ स्तर पर समाधान तैयार किया जाना चाहिए, उसके बाद ही किसी उच्च स्तरीय बैठक की संभावना बन सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने दोहराया कि रूस तब तक अपने घोषित लक्ष्यों को जारी रखेगा जब तक उन्हें पूरा नहीं कर लिया जाता। दूसरी ओर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस शांति नहीं चाहता है, जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में अब युद्ध लंबे समय से जारी, आप सभी जानते हैं 4 साल हो गए हैं। रूस ने कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा भी करके रखा हुआ है यूक्रेन के। मॉस्को इन क्षेत्रों पर अपनी स्थिति भी बनाए रखने की बात करता है, जबकि कीव यानी यूक्रेन की राजधानी कीव किसी भी तरीके के क्षेत्रीय समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन और रशिया इनके बीच में शांति वार्ता पहले से ही ठप पड़ी है और मौजूदा बयानबाजी ने उम्मीदों को और कमजोर कर दिया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का ध्यान मध्य पूर्व संकट की ओर बढ़ने से भी कूटनीतिक प्रयासों पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष अपने रुख में नरमी नहीं दिखाते तो ये युद्ध और लंबा खींचेगा और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ाया जा सकता है।
बता दें, जो पत्र लिखा गया था ज़ेलेंस्की के द्वारा, उसमें कहा गया था कि हम और आप मिलकर बात कर सकते हैं और जो बातचीत की जगह होगी वो कोई तीसरा देश होगा, कोई तटस्थ मुल्क होगा जहां पर हम बैठकर बात करना चाहेंगे। अब ऐसे में पहले भी इस बात को लेकर डिनाई किया गया था, लेकिन पहले ये भी कहा गया था कि मॉस्को आना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को, लेकिन अब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, पुतिन ने अस्वीकार कर दिया इस प्रस्ताव को ही। सऊदी अरब में एक बड़ी घटना घटी है, उससे संबंधित चीजें जान लीजिए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापार पर पड़ रहे दबाव के बीच में एक नई शिपिंग सेवा शुरू की गई है। क्षेत्र में जारी भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री परिवहन को प्रभावित किया है, लेकिन अब सऊदी अरब ने व्यापारिक संपर्कों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बात करें तो मध्य पूर्व में पिछले कुछ समय से जारी तनाव, समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, प्रमुख शिपिंग मार्गों पर बढ़ते जोखिम के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है। खास तौर पर रेड सी और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर बढ़ते खतरे कई देशों और शिपिंग कंपनीज को वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर उनकी जगह तलाशने पर मजबूर कर रही है। इस बीच सऊदी अरब की पोर्ट्स अथॉरिटी ममानी ने जद्दा इस्लामिक पोर्ट पर एक नई शिपिंग सेवा की शुरुआत की है। सेवा एमिरेट्स शिपिंग लाइन द्वारा संचालित की जाएगी और जद्दा को भारत के मुद्रा पोर्ट तथा अफ्रीकी देश जिबूती के प्रमुख बंदरगाह से जोड़ेगी। माना जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नई गति मिलेगी। इस नई सेवा का महत्व तो केवल एक नए समुद्री मार्ग तक सीमित नहीं है। ममानी के अनुसार यह सेवा लगभग 2144 TEU यानी 20 फुट इंक्लेंट यूनिट तक माल ढुलाई की क्षमता रखती है। इससे सप्लाई चेन को अधिक लचीलापन मिलेगा, व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप रखने में मदद मिलेगी। बात करें तो रेड सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। ऐसे में जद्दा इस्लामिक पोर्ट से शुरू हुई ये सेवा क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स को भी नई दिशा दे सकती है। यह कदम सऊदी अरब की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। देश की नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी के तहत सऊदी अरब खुद को एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले एक वैश्विक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने जा रहा है। इसी उद्देश्य के तहत नए समुद्री मार्गों और व्यापारिक कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने ये जो नई शिपिंग सेवा शुरू की है उससे संबंधित ये खबर है। भारत के आयात निर्यात को भी इससे मजबूती मिल सकती है।